हेलो एवरीवन, मैं हूं संगीता और स्वागत है आपका लिव सिंपली विद संगीता पर। आप सब जानते हैं कि एक साफ और ऑर्गेनाइज घर हमेशा एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल देने में मदद करता है। लेकिन हम सबकी लाइफ इतनी बिजी होती है कि क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन एक डिफिकल्ट टास्क लगने लगता है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ 20 ऐसे टाइम सेविंग क्लीनिंग हैबिट्स जो आपकी लाइफ को आसान बनाएंगे और घर को हमेशा स्पार्कलिंग क्लीन रखेंगी। इन हैबिट्स को फॉलो करने के लिए ना ज़्यादा एफर्ट चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइम। ये छोटी छोटी क्लीनिंग हैबिट्स आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे और आपको हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड और साफ घर मिलेगा। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हम जिस भी रिलीजन में मानते हो, बट थोड़ी बहुत प्रेयर, थोड़ी बहुत मेडिटेशन हम सब करते हैं और घर में वो प्लेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब वाला होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस प्लेस को क्लीन मेंटेन रखना। तो ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बार एक हल्की सी वाइप करना, हल्की सी क्लीनिंग करना काफ़ी होता है और वो एरिया हमें एकदम से साफ दिखने लगता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत ऐसी जगह की साफ सफाई के साथ करते हैं, मेडिटेशन के साथ करते हैं, तो हमारा पूरा दिन बहुत ज़्यादा खुशनुमा और प्रोडक्टिव रहता है। तो सुबह नहाने के बाद ही अक्सर मैं ये काम करती हूँ ताकि सबसे पहले यहाँ की सफाई हो जाए, फिर मैं बाकी के घर को टैकल कर पाऊँ। ज़रूरी नहीं है आप इसको अपने हर दिन के रूटीन में शामिल करें। 2 या 3 दिन बाद या हफ्ते में जैसे भी आपको ज़रूरत हो, आप ये वाला रूटीन फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट प्लेस पर आता है हमारा एंट्री एरिया, जहाँ पर अक्सर हम अपने शूज़ वगैरह रखते हैं। मोस्टली एरिया अगर इग्नोर करें तो मैसी हो जाता है और जब एंट्री पर ही आपको इस तरह से धूल मिट्टी और डर्ट दिखाई देती है तो मन फिर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। आने जाने वालों को भी घर देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो सुबह सुबह का रूटीन बना ले, जैसा भी आपको डी क्लटर करना है, थोड़ा सा मेस क्लीन करना है तो अपने एंट्री एरिया पर अपने डस्टबिन में बैग्स लगाकर, शूज़ को अपनी जगह पर रखकर आप ये वाला एरिया अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। मोस्टली मैं जब सुबह सुबह गार्बेज डालती हूँ तो उसके जस्ट बाद ही मैं सारे डस्टबिन में उनके डस्टबिन बैग्स लगा देती हूँ। बट कई बार टाइम नहीं मिलता है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि सारे डस्टबिन में बैग्स लगे हों, क्योंकि यही वो एरिया होता है जहाँ पर आप साफ़ सफाई करके सारा कचरा डालने वाले हैं। अगर वो एरिया ही साफ़ नहीं होता है तो फिर क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कई बार छोटी छोटी हैबिट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इन चीज़ों को टैकल करने में। थोड़ा सा एरिया जहाँ का भी आपको मैसी दिखता है या थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज दिखता है, वहाँ से तुरंत ही उसको साफ करते चलिए तो चीज़ें बहुत आसानी से टैकल हो जाती हैं। मोस्टली हम सब अपने घर में ये हैबिट फॉलो करते हैं। सुबह उठते ही हम कोशिश करते हैं कि अपना बेड बना दें, पर जैसे कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और विंटर बहुत ज़्यादा है तो बच्चे आसानी से रज़ाई से निकलते नहीं हैं, तो मैं उनको प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ। थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ सुबह में आराम से उठने के लिए। और जब वो उठकर नहा धोकर बाहर बालकनी में पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, उसके बाद ही आजकल मैं अपना बेड बनाती हूँ। जब आपका बेड प्रॉपर बना हो, प्रॉपर आपके कर्टन लगे हों, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हों, तो रूम की वाइब भी एकदम से चेंज हो जाती है और पूरा रूम बहुत ज़्यादा मैनेज लगता है और कोजी भी लगता है। क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो चीज़ों का अपनी जगह पर होना फर्स्ट और मोस्ट प्रायर मेथड है। जब आप चीज़ों को अपनी जगह पर रख देते हैं तो आधे से ज़्यादा मैस आपका वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाता है। बेडरूम की डस्टिंग का मैं हर 2 या 3 दिन का रूटीन बनाकर रखती हूँ, क्योंकि हल्की फुल्की लिंट हवा के साथ और थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ ही जाती है
और ये हल्की फुल्की डस्टिंग करने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम हमें लगता है, बट आपका पूरा रूम एक तरह से सॉर्ट आउट हो जाता है। बेडरूम किसी के आने जाने के लिए नहीं होता है, बट हमारे खुद के लिए होता है। हम यहाँ बैठकर आराम भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, तो ज़रूरी है यहाँ पर एकदम से साफ सफाई बनी रहे। चीज़ों पर धूल मिट्टी दिखती है तो हमारा ध्यान फिर उसी तरफ जाता रहता है। अगर आपके पास ड्रॉर्स वाली साइड टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे पास उस तरह की साइड टेबल नहीं है। मेरे पास ये ओपन टेबल है जिस पर मैंने कुछ बास्केट रखी हुई हैं और इन्हीं के अंदर मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। तो टाइम टू टाइम इसमें भी क्लटर इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर मैं सारी ही चीज़ों को, बुक्स को, डायरीज को क्लीन करके रख देती हूँ और साथ ही वो चीज़ें भी निकाल देती हूँ जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर रखी होती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है ओपन में रखी चीज़ों को आप टाइम टू टाइम सॉर्ट आउट करते रहें, हल्की फुल्की डस्टिंग करते रहें, तो जो एक ओवरऑल लुक है चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, थोड़ी बहुत डस्टिंग और थोड़ी बहुत डीक्लटरिंग रिप्लेस कर सकती है बहुत ही ज़्यादा फैंसी ऑर्गेनाइजेशन को। आपको ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र रखने की। जो चीज़ें हैं आपके पास उसी को बस साफ़ सुथरी कंडीशन में और तरीके से जब हम रखते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेजेबल लगती हैं। टाइम टू टाइम अपनी अपहोल्स्ट्री को क्लीन करना, चेंज करना भी आपकी क्लीनिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर वो चाहे आपके बेड कवर हों, आपके ब्लैंकेट हों या तो आपके सोफ़ा कवर हों, तो इनको भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहना ज़रूरी होता है। आप लोग खुद देखेंगे कितनी बार सोफ़े के पीछे या तो हमारे कुशन्स के पीछे कितनी सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। अगर टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें तो ये मैस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और जब भी आप इस तरह से हल्के फुल्के चेंजेस करते हैं तो एक अलग ही फ्रेशनेस आती है उस प्लेस में और आपको देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आई थिंक घर के सभी लोग उस चेंज को नोटिस करते हैं। इवन बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब आप बेड कवर चेंज करते हैं या सोफ़ा कवर चेंज करते हैं या तो घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मेरा मन था कि मैं कुशन कवर को चेंज करूँ क्योंकि बहुत टाइम से यही लुक चल रहा है, तो थोड़े से कुशन कवर को मैं बदलती रहती हूँ। हालांकि विंटर से रिलेटेड मेरे पास कुशन कवर नहीं है, बट जो भी अवेलेबल हैं थोड़ा सा चेंज करके मैं लगाती रहती हूँ। और जब धोने में डालती हूँ कुशन कवर को तो मैं उनकी चेन ज़रूर से बंद करती हूँ। और यहाँ पर ये सब साफ़ सफाई चल रही थी मेरे हाउस हेल्प के आने से पहले की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको सामने से हटा कर रख दूँ ताकि अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाए, अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। आपका एक प्रॉपर लॉन्ड्री रूटीन भी आपके घर की क्लीनिंग को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। गंदे कपड़ों की पाइल किसी को भी अच्छी नहीं लगती है और घर में अगर आप इसको रखते हैं, कोई आ जाता है तो वो भी चीज़ देखने में बहुत गंदी लगती है। टाइम टू टाइम 15 से 20 दिन में मैं अपनी वॉशिंग मशीन की लोकेशन भी हल्की फुल्की चेंज कर देती हूँ, जिससे कि फ्लोर पर इस तरह की गंदगी बहुत ज़्यादा ना जमे। अब ये मैनेजेबल है और ईजीली जब हाउस हेल्प आएंगी तो इसको क्लीन कर देंगी। मेरा लॉन्ड्री रूटीन बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है। मैं एक जैसे कपड़े एक साथ में निकालती हूँ जिनको मुझे इजी में वॉश करना है और जिनको मुझे सर्फ में वॉश करना है। अलग अलग राउंड बनाकर ही मैं कपड़ों को चलाती हूँ और हर वॉश के बाद जो लिंट कलेक्टर होता है, जो भी उसमें लिंट जमा होता है, उसको रिमूव करना मैं नहीं भूलती हूँ, जिससे कि अगले राउंड में धुलने वाले कपड़ों पर कोई भी इम्पैक्ट ना आए। मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ कि मेरे घर को क्लीन रखने में मेरी हाउस हेल्प का बहुत बड़ा रोल है। टाइमली अगर आपके पास हाउस हेल्प आती है, आपके घर को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना बहुत हद तक मैनेजेबल हो जाता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको हाउस हेल्प ज़रूर रखनी चाहिए ताकि आप पर क्लीनिंग का बर्डन कुछ हद तक कम हो सके।
जो भी आपके क्लीनिंग रूटीन होते हों, फिर वो चाहे डेली हो, वीकली हो या मंथली हो, लॉन्ग टर्म में आपके घर को क्लीन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और ये आप में एक हैबिट भी जनरेट करते हैं। जैसे कि आप रेगुलर बेसिस पर अपने डोर मैट क्लीन करते हैं, या तो फिर आप अपने लाइट स्विचेस किस टाइम पर क्लीन करते हैं, 10 दिन में या 15 दिन में। तो इस तरह के रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम इसी तरह हम फ्रिज वगैरह के लिए भी रूटीन बना सकते हैं कि आप उसको 10 दिन में क्लीन करेंगे या 2 हफ्ते में क्लीन करेंगे। अगर इस तरह से रूटीन से चीज़ें चलती रहती हैं तो चीज़ों को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। और कुशन कवर चेंज करते हुए यहाँ पर मैंने हल्का सा चेंज किया है। तो जैसे मेरा मन करता है मैं चीज़ों को हल्का फुल्का चेंज देती रहती हूँ। तो ये वाइट कलर के 2 कुशन मैंने लगा दिए हैं, थोड़ा सा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। हालांकि ये प्रॉपरली मैच नहीं कर रहे हैं, बट मुझे देखने में ये सच में बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा किचन का काउंटर टॉप सबसे पहला प्लेस है, जैसे ही कोई आता है उसकी नज़र सीधा वहीं पर जाती है। कैबिनेट्स वगैरह या ड्रॉर्स वगैरह कोई भी खोलकर नहीं देखता है, बट हमारा काउंटर टॉप सबसे पहले नज़र आता है। तो अपनी हैबिट में इस चीज़ को ज़रूर शामिल कीजिए कि जैसे ही आप खाना बनाएं उसके बाद हल्के गीले कपड़े से एक बार अपना कुक टॉप, अपना काउंटर टॉप ज़रूर क्लीन कर दें। अगर आपके काउंटर टॉप पर बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा है तो आप उन चीज़ों को हटाकर भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हल्के फुल्के भी अगर खाने के दाने यहाँ वहाँ रह जाते हैं तो वहीं पर चींटी, कॉकरोच वगैरह आने का डर रहता है। फिर वही सब एरिया हमारे फूड को अनहाइजीनिक भी बना देता है। तो मैं दिन में एक बार चीज़ों को वाइप डाउन ज़रूर करती हूँ, जैसा भी मुझे टाइम मिलता है, रात में, सुबह में या तो दोपहर के खाने के बाद। तो एक बार दिन में मेरा रूटीन है कि मैं इन सारी चीज़ों को पोंछ देती हूँ, और शायद इसी हैबिट की वजह से हमेशा मेरा काउंटर टॉप इस तरह से शाइन करता रहता है। और अगर आपका काउंटर टॉप भी मेरी किचन की तरह छोटा है और आप सारा टाइम उसके ऊपर वो डिश क्लीनिंग वाली बास्केट नहीं रखना चाहते हैं, तो इस तरह का मैट एक सुपर ऑप्शन है। इस तरह के जो मैट होते हैं पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पानी इधर उधर फैलता नहीं है और आपका मैस काउंटर टॉप पर कम से कम होता है। तो इस तरह से जब थोड़ी सी डिशेस करनी हो तो ये वाला ऑप्शन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जब ज़्यादा डिशेस होती हैं तो फिर मैं बास्केट का यूज़ करती हूँ। और कोशिश करें कि जैसे ही आपने डिशेस की हैं तुरंत ही आप अपने सिंक को भी क्लीन कर दें, क्योंकि अब विंटर है तो बहुत ज़्यादा चिकनाई हमारे खाने में होती है और वो पाइप में ही फंसी रह जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ पूरे सिंक को क्लीन करने के बाद एक ग्लास में गर्म पानी का भी डाल देती हूँ, जिससे जितनी भी चिकनाई या फूड पार्टिकल्स वगैरह पाइप में होते हैं वो सब निकल जाएं और किसी भी तरह की फाउल स्मेल फिर सिंक से आपको नहीं आती है। और मेरी किचन में किसी भी तरह की स्मेल ना आने का एक रीज़न ये भी है कि मैं डस्टबिन अपनी किचन में नहीं रखती हूँ। ये जो सिंक के नीचे का एरिया ये इसी तरह खाली रहता है और क्लीन रहता है। यहाँ पर कोई भी डस्टबिन मैं नहीं रखती हूँ। जितना भी कूड़ा होता है मैं बाहर के ही डस्टबिन में डालती हूँ, तो इसलिए कोई भी स्मेल वगैरह, कॉकरोच वगैरह मेरी किचन में नहीं आते हैं। किचन कैबिनेट्स को क्लीन करने का रूटीन आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा का ना करें। हर दूसरे या तीसरे दिन एक बार आप इनको ज़रूर क्लीन कर दें। हमें लगता है कि ये साफ़ होते हैं, बट मोस्टली हमारे खाने के जो हाथ होते हैं, जब भी हम कुकिंग करते हैं, सामान निकालते हैं, बहुत ज़्यादा निशान हो जाते हैं। और लाइट कलर की अगर आपकी किचन है तो उस पर तो अलग ही प्रोमिनेंट आपको सारे के सारे निशान दिखाई देते हैं। तो हर 2 या 3 दिन के बाद आप चाहें तो बगैर किसी क्लीनिंग सॉल्यूशन के खाली गीले कपड़े से भी इनको साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा निशान है तो आप किसी सिंपल से माइल्ड सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, या तो घर पर सिंपल विनेगर और लिक्विड डिश सोप से भी अपना सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं।
और जब भी मैं कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करती हूँ तो इस तरह से उनके ऊपर और नीचे का एरिया भी ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर ही छूट जाती हैं और फिर जब बाद में जब हम ड्रॉर्स ओपन करते हैं तो अलग से विजिबल होती हैं। हाल ही में मैंने इस तरह के स्टील स्क्रबर नए ट्राई किए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इनका रिव्यू ज़रूर शेयर कर दूं। मैंने भी किसी की वीडियो में देखे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ट्राई किया जाए। तो जो हमारा स्टील का जूना होता है एक्चुअली ये उसकी रिप्लेसमेंट है। तो इनकी जो लाइनिंग है वो डबल लाइनिंग है, स्टील में ये बने होते हैं, साइड से स्टिचिंग है। एक पैक में आई थिंक 5 to 6 पीस आपको मिल जाते हैं, तो रीज़नेबल तो है, प्राइस तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगा इनका, और इजीली इनको क्लीन रखना, मेंटेन करना भी इजी है। तो ये जो हमारे रेगुलर वाला जूना हम यूज़ करते हैं स्टील स्क्रबर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खाना फंस जाता है, फिर उसको वॉश करना, उस सारे पार्टिकल्स को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कंपेयर करूँ तो इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान है, काम ये भी अच्छे से करता है, बट उतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो आपका ग्रीन वाला स्क्रब है और जो स्टील वाला स्क्रब है ये उसके मिड में कहीं पर है, तो आप हल्की फुल्की क्लीनिंग के लिए इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इस बार की जो नेक्स्ट मेरी इंटरेस्टिंग परचेज़ है वो है ये एयर फ्रायर लाइनर्स। पिछली बार मैंने पेपर वाले ट्राई किए थे बट कई बार उनके जलने का डर रहता है, तो ये सिलिकॉन के हैं और ये फूड ग्रेड से बने हैं, तो इसमें ऐसा कोई डर नहीं है आपको खाना रखने में किसी भी तरह की दिक्कत है। जब भी आपको एयर फ्रायर में कोई चीज़ गर्म करनी है या तो आपको मखाने वगैरह भूनने हैं, बहुत सारी तरह की डिशेस हम बना सकते हैं, तो इन लाइनर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा यूजेबल रहता है और ये रीयूजेबल हैं, तो आप इनको वॉश करके मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो आपके एयर फ्रायर के जो जितनी भी अंदर का स्पेस है वो मेस फ्री रहता है, तो आपको बार बार एयर फ्रायर को क्लीन करने, वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट भी हमारी क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, हमारे टाइम को सेव करती हैं और क्लीनिंग चीज़ों को मेस फ्री रखने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ये देखिए हमारा एयर फ्रायर बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ है और जो हमारा ये सिलिकॉन वाला लाइनर है इसको भी वॉश करके फिर से आसानी से यूज़ किया जा सकता है। तो ये थी वो सारी हैबिट्स जो मैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ और मुझे सच में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा क्या, और आपकी विंटर्स कैसी चल रही हैं, क्या क्या डिशेस आपने स्पेशल बनाई हैं विंटर के लिए, और बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो कैसे आपके दिन जा रहे हैं, बच्चे परेशान करते हैं होमवर्क के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा ये सब पढ़कर। और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।